एक लंबी बीमारी से मीना की माँ का देहांत हो जाने के बाद मीना बड़ी उदास रहती थी। मीना के पिताजी मीना को ये उदास देख बड़े दुखी हो जाते। मीना के पिताजी ने मीना के दुख को दूर करने के लिए दूसरी शादी कर ली। मीना की नई माँ ने मीना के साथ कुछ दिन तक तो अच्छा व्यवहार किया, पर बाद में वो उसके साथ सौतेला व्यवहार करने लगी। जब मीना के पिताजी काम पर चले जाते तो वह मीना से घर का सारा काम करवाती। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। मीना, तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो, लेकिन तुम्हें काम करने की जरा भी समझ नहीं आई। हमेशा हर काम को खराब कर देती हो। मैं अभी ठीक कर देती हूँ माँ। मीना की सौतेली माँ उसको बहुत डांटती थी। जब जब मीना ज्यादा दुखी होती तो वह नदी से पानी लेने जाती और वहीं नदी किनारे पेड़ के नीचे बैठकर अपनी माँ को याद करती और रोती रहती। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आपको पता नहीं सौतेली माँ मुझे कितना दुखी रखती है। मुझसे घर का सारा काम करवाती है और खाना भी ठीक से नहीं देती। जिस पेड़ के नीचे बैठकर मीना अपनी माँ से ये बातें कर रही थी, उसी पेड़ के ऊपर एक चुड़ैल रहती थी जो बहुत अच्छी थी। वो ये सारी बातें सुन रही थी। लेकिन वह कभी भी मीना के सामने नहीं आती, ये सोचकर कि अगर वह मीना के सामने आई तो वह डर जाएगी और फिर कभी वहां पानी लेने नहीं आएगी। चुड़ैल मीना की सौतेली माँ को सबक सिखाना चाहती थी। मीना कितनी प्यारी बच्ची है, पर वह अपनी सौतेली माँ की वजह से कितना दुखी रहती है। मीना की सौतेली माँ तो बड़ी जालिम है। उसे तो सबक सिखाना ही होगा ताकि वह मीना से अच्छा व्यवहार करे। जब मीना नदी से पानी भरकर घर की तरफ जाती है तो चुड़ैल भी उसके पीछे छुपते हुए चल देती है। मीना जैसे ही पानी लेकर घर पहुंचती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाने लगती है। क्यों रे शहजादी, मेहंदी लगी है क्या तेरे पैरों में? कितना टाइम लगा देती है पानी लाने में। काम की ना काज की, दुश्मन अनाज की। बाकी काम क्या तेरी माँ करेगी? बर्तन भी साफ करने, कपड़े धोने और ये सारा काम करने के बाद जंगल से लकड़ियां लाना नहीं भूलना, नहीं तो आज तेरी पिटाई लगेगी। मीना के सौतेली माँ के इस व्यवहार को चुड़ैल छिप कर देख रही थी और उसकी बातें सुन रही थी। अरे ये तो बड़ी जालिम औरत है। भला कोई अपनी बेटी के साथ भी ऐसा करता है तो ये उसकी बेटी ही, भले ही सौतेली है। घर का सारा काम करने के बाद मीना जंगल से लकड़ी लाने के लिए चल देती है। वह अपनी रस्सी को एक पेड़ के पास रखकर सूखी लकड़ियां इकट्ठे करने लग जाती है। चुड़ैल मीना से छिपते छिपते यहाँ जंगल में भी आ जाती है। जब मीना सूखी लकड़ियां इकट्ठी कर रही थी तो चुड़ैल अपनी जादू की शक्ति से मीना की रस्सी को गायब कर देती है और वहां से थोड़ी ही दूर सोने की कई रस्सियां बना देती है। मीना अपनी रस्सी को इधर उधर देखती है, पर जब उसे कुछ नहीं मिलता तो वह उन्हीं में से एक रस्सी को लेकर लकड़ियां बांध लेती है और फिर घर आ जाती है। जब मीना लकड़ियां लेकर घर आती है, उसकी माँ उस पर चिल्लाती है। अरे महारानी, कितनी देर लगा दी लकड़ियां लाने में? खाना का तेरी माँ के बनाएगी? माँ, मैं अभी खाना बना दूंगी। जैसे ही मीना ने लकड़ियों का बंडल नीचे उतारा, उसकी माँ सोने की रस्सी को देखकर एकदम चौंक जाती है और मीना से पूछती है। अरे मीना, जरा इधर तो आ। तू ये रस्सी कहाँ से लाई है? माँ, वो वहां जंगल में मेरी रस्सी कहीं खो गई थी। मैंने इधर उधर सब जगह देखी, लेकिन वो नहीं मिली। जब मैं अपनी रस्सी को देख रही थी, मैंने देखा कि वहां पर ऐसी बहुत सारी रस्सियां पड़ी हुई थी। मैंने उन्हीं में से एक रस्सी को उठा लिया और लकड़ी बांध ली। अच्छा मुझे बता, तू कहाँ से लकड़ियां लाई है? सोने की रस्सी को देख मीना की सौतेली माँ के मन में लालच आ जाता है। वह उन सारी रस्सियों को घर लाना चाहती है जो मीना ने बताई है। वह मीना से फिर पूछती है।
अरे बताना जल्दी, वो बहुत सारी सोने की रस्सियां कहाँ थी? माँ, वो मैं जहाँ पर आम के पेड़ हैं वहीं से। अच्छा मीना, तुम एक काम करो, तुम तो खाना बना लो जब तक मैं लकड़ियाँ और ले आती हूँ। ये कहकर मीना की माँ जंगल में लकड़ियाँ लेने चली जाती है। वहां जंगल में जाकर इधर उधर सोने की रस्सियां ढूंढने लग जाती है। चुड़ैल भी पेड़ पर इसी इंतजार में बैठी थी कि कब मीना की सौतेली माँ आए और इन रस्सियों को उठाए और मैं उसे सबक सिखाऊं। मीना की माँ को बहुत सारी सोने की रस्सियां पड़ी दिखाई देती हैं। जैसे ही वह रस्सी को उठाने लगती है तो उसके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल को देख मीना की माँ बहुत घबरा जाती है। हा हा हा, अरे वाह, आज तो बड़ी मोटी ताजी औरत हाथ लगी है, तुझे तो मैं जी भर कर खाऊंगी। फिर चुड़ैल मीना की माँ को कई फीट ऊपर ले जाती है और ऊपर से छोड़ देती है और ऐसा कई बार करती है। हाय रे, मर गई, मेरी तो सारी हड्डियां टूट गई। अरे नाश पीटी, तुझे कीड़े पड़े चुड़ैल। हाय, मैं तो बिल्कुल ही मर गई। मर गई? अभी कहाँ मरी हो? मरो तो तब गी, मैं तुम्हारा सारा खून पीऊंगी और तुम तड़प तड़प कर मरोगी। अरे ऐसा मत कर चुड़ैल, देख, मेरे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसीलिए तो तेरा खून पीना है कि तेरे दो ही बच्चे हैं, क्योंकि मीना तो तुम्हारी बच्ची है ही नहीं। मीना, तुम जानती हो मीना को? हाँ, जानती हूँ, और ये भी जानती हूँ कि तुम कितना जुल्म करती हो मीना पर। इसलिए आज तुम्हारी खैर नहीं। मैंने ही मीना की रस्सी गायब की थी और उससे अपने जादू से सोने की रस्सी बनाई थी, ताकि तुम इसके लालच में यहाँ दौड़ी आओ और मैं तुम्हें यहीं फांसी पर लटकाकर तुम्हारा खून पी जाऊं। मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं कभी मीना को दुखी नहीं करूंगी। ठीक है, आज तुम्हें छोड़ देती हूँ, मगर आज के बाद तुमने कभी मीना को परेशान किया तो तुम्हारी खैर नहीं। फिर चुड़ैल मीना की माँ को जाने देती है और अब मीना की सौतेली माँ मीना के साथ अच्छा व्यवहार करती है, क्योंकि उसे डर था कि चुड़ैल कहीं उसे मार ना दे। दादी दादी, आज मुझे फिर से एक कहानी सुनाओ ना। अच्छा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसे राजा की कहानी सुनाऊंगी जिसके एक आदेश से पूरा नगर आश्चर्यचकित रह गया। दादी, ऐसा कौन सा आदेश दिया था राजा ने? तो सुनो। एक बार नरवलगढ़ के राजा चंद्रसेन अपने मंत्रियों के साथ नगर भ्रमण को जाते हैं, ये देखने के लिए कि नगरवासी राजा के बारे में अपने क्या विचार रखते हैं और नगर के हालातों का भी बारीकी से मालूमात हो सके। महामंत्री, आप सभी लोग हमारे साथ नगर भ्रमण को चलेंगे। जो आ गया महाराज। महामंत्री, आप हमारे साथ साथ रहेंगे, बाकी सभी मंत्री हमारे पीछे आएंगे। नगर में घूमते घूमते राजा की नजर एक सुंदर से फूल पर पड़ती है। महामंत्री, देखो ना, कितना सुंदर फूल है। जी महाराज, ये तो बहुत ही सुंदर फूल है, क्यों ना इसे नीचे उतर कर देखा जाए। जैसे ही राजा घोड़े से नीचे उतरता है, राजा की शाही पोशाक में लगा हुआ बटन घोड़े पे लगी हुई काठी में फंसकर टूट जाता है। ये सब नजारा महामंत्री देख रहा होता है। उसने तुरंत राजा से कहा, महाराज, आप यहीं रुकें। इस बटन के बिना अगर आप नगर में घूमेंगे तो नगर वासियों पर इसका बुरा असर पड़ेगा, क्योंकि शाही पोशाक की ये दशा नगर वासियों के लिए शुभ संकेत नहीं है। तो ठीक है महामंत्री, जल्दी से जल्दी नगर से किसी दर्जी को बुला कर लाओ। जो आ गया महाराज। महामंत्री नगर में घूमते घूमते एक दर्जी के पास पहुंचता है और कहता है, क्या आप ही नगर के दर्जी हो? दर्जी ने डरे डरे से स्वर में कहा, हाँ हाँ महाराज, मैं ही नगर का दर्जी हूँ। तो ठीक है, तुम जल्दी से जल्दी मेरे साथ चलो। तुम्हें महाराज के शाही कोट का बटन लगाना है। अपनी जरूरत का सामान ले चलो। पर जनाब, मैं तो मामूली सा दर्जी हूँ। इस गांव वालों के
फटे पुराने कपड़े सिलता हूँ। मेरे पास इतना अच्छा बटन नहीं है जो महाराज की शाही पोशाक के लायक हो। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, बटन तो हमारे पास है। तुम अपना सुई और धागा ले चलो। ठीक है महाराज, जैसी आपकी आज्ञा। फिर दर्जी महामंत्री के साथ राजा के पास पहुंच जाता है। महाराज की जय हो। महाराज, मैंने आज से पहले कभी किसी शाही पोशाक को छुआ तक नहीं है और आज बड़े भाग्य से मुझे शाही पोशाक पे बटन लगाने का सुनहरा अवसर मिला है। मेरी तो किस्मत खुल गई महाराज। धन्य भाग हमारे जो आप हमारे नगर में भ्रमण के लिए आए। फिर दर्जी ने अपनी सुई धागे से राजा की शाही पोशाक का टूटा हुआ बटन लगाया। फिर राजा ने खुश होकर दर्जी से कहा, अच्छा तो बताओ, तुम्हारे इस काम का क्या मूल्य हुआ? राजा की बात सुनकर दर्जी सोच में पड़ गया। पहली बार शाही पोशाक का काम करने का मौका मिला है, क्यों ना राजा से 2 चांदी की मोहरें मांग लेता हूँ। फिर वह सोचने लगता है, नहीं, बटन भी मेरा नहीं था, सुई मेरे पास ही है, और धागे के लिए यह सब उचित दाम नहीं है। वह तो सिर्फ 2 कौड़ी का ही था, और यदि मैं 2 चांदी की मोहरें मांगूंगा तो राजा मुझे लालची समझेगा और सोचेगा कि अगर ये मुझसे इतना मांग रहा है तो नगर वालों को तो यह लूट के खाता होगा, और राजा इस अपराध के लिए मुझे मृत्युदंड भी दे सकता है। नहीं, मैं चांदी की 2 मोहरें नहीं ले सकता, क्योंकि ये उचित नहीं है। बोलो नागरिक, क्या मूल्य हुआ तुम्हारे इस काम का? किस सोच में पड़ गए तुम? महाराज, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैंने आपका बटन लगा दिया, यही मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। कुछ नहीं चाहिए मुझे। फिर राजा सोचने लगता है, अगर इसको इसका इनाम नहीं दिया तो यह सारे राज्य में कहेगा कि मैंने राजा का बटन लगाया था और राजा ने मुझे कुछ भी इनाम नहीं दिया। ये तो मुझ पर बड़ा एहसान करने की सोच रहा है। फिर राजा महामंत्री को आदेश देता है, महामंत्री, इस दर्जी को शाही पोशाक पर बटन लगाने के इनाम में 5 गांवों का मालिक बना दो। देखा बेटा गरिमा, कैसे उस राजा ने दर्जी को सिर्फ एक बटन लगाने के उपहार में 5 गांव का मालिक बना दिया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हम अपनी सोच से मांगते हैं और देने वाला अपनी सोच से देता है, जैसे कि राजा और दर्जी। किसी गांव में हीरा व चमन नाम के 2 आदमी रहते थे। हीरा साहूकार था तो चमन बहुत गरीब। इसके बावजूद भी उन दोनों में गहरी मित्रता थी। वे दोनों जहां भी जाते इकट्ठे होकर जाते। उन दोनों के खेत भी पास पास ही थे। मुश्किल के समय एक दूसरे को मदद करने को दोनों हमेशा तैयार रहते। एक दिन न जाने किस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा हो जाता है और उन दोनों की दोस्ती भी टूट जाती है। अब वे दोनों कभी भी एक दूसरे से बात नहीं करते। एक दिन चमन बहुत उदास बैठा था। उसके पास श्याम नाम का एक आदमी आता है और उसकी उदासी का कारण पूछता है। अरे चमन भाई, बहुत उदास बैठे हो, क्या बात है? श्याम भाई, तुम तो जानती ही हो कि पिछले साल बारिश न होने की वजह से फसल नहीं हो पाई थी। इसीलिए जो अनाज बीज के लिए रखा था वो भी सारा खा लिया गया। अब बारिश हो चुकी है, सब लोग अपने अपने खेतों में बीज डाल रहे हैं और मेरे पास न तो बीज है और न बीज खरीदने के लिए पैसे। कह तो तुम ठीक ही रहे हो भाई, मेरे पास भी थोड़ा ही बीज बचा हुआ था, सो मैंने भी बो दिया, नहीं तो उनमें से तुम्हें कुछ दे देता। श्याम भाई, अगर बीज नहीं डाला तो फसल नहीं होगी, और अगर फसल नहीं हुई तो खाएंगे क्या? ऐसे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। तुम अपने पुराने दोस्त हीरा से क्यों नहीं मदद मांग लेते? वो तो साहूकार है, मुझे लगता है वो जरूर तुम्हारी मदद करेगा। किस मुंह से उसके पास जाऊं? मैंने ही तो उससे झगड़ा किया था। नहीं, मैं उसके पास नहीं जाऊंगा। फिर तो भगवान ही तुम्हारा मालिक है भाई। अच्छा, मैं चलता हूँ। चमन दुखी होकर गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे बैठा भगवान से प्रार्थना करता है। हे भगवान, मेरी मदद करो।
यदि फसल नहीं हुई तो मेरा परिवार भूख से मर जाएगा। तभी चमन जिस पेड़ के नीचे बैठा था उस पेड़ से आवाज आती है, चिंता न करो चमन, सब ठीक हो जाएगा। कौन बोला? मैं पेड़ बोल रहा हूँ। अरे क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो? भला पेड़ भी कभी बोलते हैं? कल सुबह सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ आ जाना, तुम्हारी सारी समस्याएं मिट जाएंगी। चमन दुखी होकर घर चला आता है, ये सोचकर कि उसके साथ जरूर किसी ने मजाक किया है। भला पेड़ भी कभी बातें कर सकती हैं? घर आकर ये सारी बात चमन ने अपनी पत्नी को बताई। चमन की पत्नी ने चमन से कहा, हमारे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं है। मुझे लगता है कल आपको वहां पर जाना चाहिए। कैसी बातें कर रही हो? भला पेड़ भी कभी बात कर सकता है? जरूर किसी ने मेरे साथ मजाक किया होगा। फिर भी मेरा मन कहता है कि तुम्हें वहां पर जाना चाहिए। अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो मैं चला जाऊंगा तुम्हारा मन रखने के लिए। अगले दिन सुबह सुबह पत्नी के कहने से चमन उस पेड़ के पास चला जाता है। लेकिन जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। पेड़ पैसों से लदा पड़ा था। ये क्या? ये तो चमत्कार हो गया। पेड़ पर फल लगते तो देखा था, पर पहली बार पैसे लगते देख रहा हूँ। चमन, तुम बहुत मेहनती और ईमानदार हो, इसीलिए मैं तुम्हारी ईमानदारी से खुश होकर तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। इस पैसों से खेत में बीज भी डाल लो और जब तक फसल नहीं होती तब तक तुम्हारा खाने का काम भी चल जाएगा। मुझे तो आप पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे माफ कर दो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ जी, जो आपने मेरे इस बुरे वक्त में मेरी सहायता की। फिर चमन वो सारे पैसे लेकर घर आ जाता है। अरे तुम तो ठीक कह रही थी, ये देखो पेड़ पर तो फलों की जगह पैसे लगे हुए थे। पहले तो हम लोग एक ही खेत में फसल उगाते थे, लेकिन अब हमारे पास इतने पैसे हैं कि हम अपने तीनों खेतों में फसल उगा सकते हैं। हाँ, तुम ठीक कहते हो, अब हम ऐसा ही करेंगे। फिर चमन उन पैसों से बीज लाकर अपने तीनों खेतों में बीज बो देता है और अब की बार उसकी फसल बहुत अच्छी होती है। एक दिन चमन अपनी फसल देखने के लिए खेत पर जाता है। वहां उसके पास श्याम आता है। अरे चमन भाई, कैसे हो? अब की बार तो तुम्हारी ही सबसे अच्छी फसल हुई है और अब की बार तो तुमने अपने तीनों खेतों में फसल उगा ली। हाँ श्याम भाई, अब मालिक की दया है। सही समय पर भगवान ने मेरी मदद की, तभी तो इतनी अच्छी फसल हो पाई। चमन भाई, भगवान का धन्यवाद तो करो ही और साथ साथ अपने पुराने मित्र हीरा का भी धन्यवाद करो। हीरा का धन्यवाद? उस दिन जब तुम पेड़ के नीचे दुखी होकर बैठे थे, तब तुम्हारी सारी बातें हीरा ने सुन ली थी। अब चूंकि तुम्हारी और उसकी बोलचाल नहीं है, तो उसने अपने पुराने मित्र की मुसीबत में मदद करने का वो पेड़ वाला तरीका अपनाया, क्योंकि हीरा जानता था कि सीधे सीधे तुम उससे मदद लोगे नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो भाई? ये बात तुम्हें कैसे पता? जब तुम पेड़ के नीचे बैठे थे ना, तो पेड़ के पीछे हीरा पेड़ बनकर तुमसे बातें कर रहा था, तो मैंने छिपकर ये सारा नज़ारा देख लिया था। तुम सही कह रहे हो श्याम भाई, हीरा बहुत महान है। मैं ही मूर्ख हूँ जो अपने इतने अच्छे दोस्त से झगड़ा कर बैठा। मैं आज ही अपनी गलती की अपने पुराने मित्र से क्षमा मांगता हूँ और मदद करने के लिए उसका धन्यवाद करूँगा। चमन भाई, शुभ काम में देरी कैसी, देखो भी यहीं पर आ रहा है। हीरा भाई, मुझे माफ कर दो, मैंने बेवजह आपसे झगड़ा किया। झगड़ा होने पर भी तुमने मेरी इतनी मदद की, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फसल बेचकर तुम्हारा सारा पैसा चुका दूंगा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। दोस्ती में माफ़ी और धन्यवाद शब्दों को बीच में नहीं लाते। हम मित्र हैं, मित्र थे और मित्र रहेंगे।